नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ करंट अफेयर और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज ए क्यूज। और ये आपके लिए काफी यूजफुल है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। और इस वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही दे पा रहे हो। और फिर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा। बीच बीच में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इससे आपको पता लग पाएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर कुछ 70-80% अगर आप सही आंसर कर दे पा रहे हैं, इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। अगर कहीं कम हो रहा है, आपको परसेंटेज कम आ रहा है, कम आंसर आप सही दे पा रहे हैं, इट मीन्स आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो रिवाइज क्या करना है, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। With reference to the Crocolothossphere, consider the following statement। इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोकोलोथोरोफोरस के बारे में पूछा जा रहा है। और फिर यहाँ पे आपके पास ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दे आर सिंगल कॉर्ड एल्गी लिविंग इन द लोअर लेयर ऑफ द वर्ल्ड ओशन यानी ओशन के ऊपर जो लोअर लेवल है वहां इसकी प्रेजेंस हो रही है। कोकोलिथोस्फीयर की बात की जा रही है। उसके बाद आगे बोला जा रहा है दे हेल्प इन रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर बाय द ओशन बाय द कंज्यूमिंग द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का काम करता है। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और इसकी जो प्रेजेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस के बारे में आपको बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड ओशन यानी कि जितने भी ओशंस वगैरह होते हैं उसके ये लोअर लेयर में होता है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी है। बी का मतलब है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। गलत होने की वजह क्या है, वो ये है जो इसकी जो प्रेजेंस के बारे में जो आपसे बोला जा रहा है कि ये लोअर लेयर में है ओशन में नहीं। अगर हम बात करें कोकोलोथोरोफोरस की बात अगर हम करें तो ये एक तरह का एल्गी होता है जो कि ओशन जितने भी ओशन होते हैं ओशन के जो अपर लेयर जो होता है वहां इसकी प्रेजेंस होती है। यानी कि जो क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट जो फर्स्ट दिया गया था जिसमें ये बोला गया था कि लोअर लेयर पे है, नहीं ये लोअर लेयर पे नहीं अपर लेयर पे होता है। इस वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। और मेनली जो ये काम करता है ये क्या करता है कि भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको ये रिड्यूस करने का काम करता है। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने का ये मेन काम करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाता है, बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि काला अजहर के बारे में पूछा जा रहा है। एक डिसीज है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द काला अजहर डिसीज। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है आपका, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि भी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज कॉज्ड बाय द पैरासाइट कॉल्ड लिस्मानिया विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सैंड फाइल्स जो होते हैं उसके थ्रू, यानी कि जो रेत में जो मक्खियां होती है उसके थ्रू ये लिस्मेनिया बीमारी फैलती है। आप ये बोल सकते हो। ये पैरासाइट के बारे में बताया जा रहा है कि एक तरह के पैरासाइट है जिसका नाम लिस्मानिया है और ये काला अजहर जो डिसीज है इसकी वजह से फैलता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है रिसेंटली इंडिया वाज ऑफिशियली डिक्लेयर काला अजहर फ्री। यानी कि हमारी कंट्री ने ये जो डिसीज है काला अजहर जो डिसीज है इसको फ्री डिक्लेयर किया गया। यानी कि हमारी कंट्री में अब ऐसा कोई बीमारी नहीं रह गया है। ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए भी सही ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉर 2। इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब ये हुआ कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यानी काला अजहर की अगर हम बात करें जैसा कि आपको क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया था, ये लिस्मानिया
ये बैक्टीरिया है, या उसकी वजह से ये फैलता है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये काला अजहर बीमारी फैलता है। हाँ बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या करती है, बाइट करती है, काटती है सेंट फाइल्स को, और उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। और अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट की। तो सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा था कि भाई हमारी कंट्री ये काला अजहर बीमारी फ्री डिक्लेयर हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी कंट्री अभी भी ये काला अजहर जो डिसीज है इससे फ्री नहीं हुई है। बल्कि अब मैं ये बता सकता हूं आपको कि 2014 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने एक इसके इलिमिनेशन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी ने भी काफी सपोर्ट किया था कि इस डिसीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन और 2017 में टारगेट रखा गया था कि हम 2017 तक इस डिसीज को हमारी कंट्री में इसे फ्री कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मेनली जो स्टेट इसके अंदर आते हैं जो इस डिसीज को कवर करते हैं वो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी कि ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे ये काला अजहर जो डिसीज है सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ हमारा करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये नेविगेटिंग के बारे में ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि उसके रिगार्डिंग है, तो यानी कि आप ये थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 1, 2 और ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, और आपसे पूछा जा रहा है ये जो कैंपेन है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले आपसे बोला गया इट वाज लॉन्च बाय द नीति आयोग, यानी कि नेविगेटिंग टू द न्यू नॉर्मल कैंपेन। ये जो एक तरह का कैंपेन है इसे नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज कैंपेन फोकसिंग ऑन द कोविड सेफ बिहेवियर नॉर्म्स, यानी कोविड-19 जो चल रहा है उसके रिगार्डिंग में जो बिहेवियर है उसकी बिहेवियर के नॉर्म्स को डिसाइड करने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए ये नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कैंपेन नॉर्म्स ये उससे रिलेटेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं नीति आयोग ने इसे स्टार्ट किया और ये रिलेटेड है कोविड-19 से। ठीक है, कि कोविड-19 में हमें कैसे सेफ बिहेवियर होना चाहिए उसके नॉर्म्स को ये डिसाइड करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास है और आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो एक तरह से नेविगेटिंग जो एक तरह से कैंपेन है, इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। हमारी कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है, तो उसकी जगह ये नीति आयोग जो काम करता है उसने ये काम स्टार्ट किया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये हमारे कोविड-19 में हमारा कैसे बिहेवियर होना चाहिए उसको ये डिक्लेयर करता है, कि उसको डिसाइड करता है नॉर्म्स को। यानी कि ये एक तरह से ऑनलाइन एक तरह से कैंपेन स्टार्ट किया गया वेब पोर्टल, जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि कोविड-19 में हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, हमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे टर्म्स जो है बिहेवियर हमारा जो में डिसाइड किया गया है, जो हमें फॉलो करना है उसके रिगार्डिंग में ये बताता है। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, यानी कि जिसे शॉर्ट में WCCB बोल सकते हो आप, कि विद रेफरेंस टू द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस इंस्टीट्यूशन को, इस बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, इस ब्यूरो को ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आने वाला ये एक तरह का बॉडी है, स्टैट्यूटरी नेचर का ये बॉडी है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है आपसे। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एस्टैब्लिश ए सेंट्रलाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बैंक, यानी कि एक तरह से ये डाटा बैंक की वाइल्ड लाइफ में, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ नेशनल पार्क हैं या फिर फॉरेस्ट है या फिर कोई भी रिजर्व एरिया है, उस एरिया में कोई भी क्राइम होता है उस तरह का डाटा ये मेंटेन करने का काम करता है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। आपको ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट दोनों के अंदर में से क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फिर सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन जो आपके पास डी ऑप्शन है उसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की, ठीक है, तो करेक्ट
आंसर जो इस क्वेश्चन का है वो है आपका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा अब डिटेल में बात कर लेते हैं इसकी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में। ठीक है, मतलब ये एक इंटरनेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक तरह से डाटा पब्लिश किया है कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ जो मतलब जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरी वगैरह, ठीक है, वहां से किस तरह से इलीगल ट्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग में एक डाटा, एक रिपोर्ट कह लीजिए, एक डाटा इन्होंने प्रेजेंट किया जिसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया, जिसके अंदर ये बताया कि ग्लोबल लेवल पे किस किस एनिमल्स के ऊपर, किस किस स्पीसीज के ऊपर थ्रेट है। इस तरह का डाटा ये वर्ल्ड वाइड इन्होंने एक तरह से प्रेजेंट किया, लोगों को सामने रखा है, जिसके अंदर की मॉडर्न टाइम पे क्या स्लेवरी है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग क्या है, इस तरह का, और आर्म्स ट्रेड के बारे में पूरी डिटेल में इन्होंने एक डाटा पब्लिश किया। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और ये इसके रिगार्डिंग में काम करती है ये इंस्टीट्यूशन, और ये चेक करती है कि भी हमारी कंट्री में इस तरह की नेगेटिव एक्टिविटी ना हो, उसको मॉनिटर करने का काम करती है। और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर ही आती है, यानी कि इसके अंदर आ रही है। इट मींस आप ये समझ सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, जिसके अंदर आपको ये बोला गया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आती है। बिल्कुल सही बात है, उसी के अंदर आती है। अच्छा, उसके बाद ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो इंस्टीट्यूशन है इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको पावर मिलती है। ठीक है, जो कि ये चेक करती है कि भी जितने भी इस तरह के क्राइम्स वगैरह होते हैं उसको मॉनिटर करती है, और उसको जो भी कल्प्रिट्स होते हैं उनको पनिशमेंट प्रोग्राम तक ले जाने में ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो इंस्टीट्यूशन है ये हर इस एक्टिविटी को, नेगेटिव एक्टिविटी को मॉनिटर करती है, और जो भी इससे रिलेटेड जो क्रिमिनल्स हैं उन सबको जो भी पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वहां तक इनको पकड़ के ले जाती है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टैब्लिश की गई थी एक तरह से सेंट्रलाइज क्राइम, जिस तरह के जितने भी डाटा होते हैं इनको ये डाटा को भी मेंटेन करती है इस एक्ट के तहत। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था कि भी ये डाटा बैंक एक तरह से काम करती है, हाँ भाई ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये डाटा भी मेंटेन करती है साथ साथ इस तरह के जो क्राइम होते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रिगार्डिंग द ओजोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओजोन जो कि आप जानते हैं ये हमें कई तरह की जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, जिसे शॉर्ट में O3 भी बोला जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपसे इकोलॉजी के ऊपर है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट है जो आपके लिए वो ये है कि ओजोन इज फाइंड इन द बोथ स्ट्रेटोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, यानी कि जिसकी लोकेशन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ओजोन की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटोस्फीयर और उसके साथ साथ ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे ये ओजोन लेयर पाया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये बोला गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ओजोन इज डायरेक्टली इमिटेटेड बाय द नेचुरल सोर्स एट ए ग्राउंड लेवल, कि जितने भी नेचुरल सोर्स है उसको ग्राउंड लेवल से उसे ये इमिटेट करने का काम करती है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट हैज ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल ग्राउंड लेवल ओजोन, कि भी जितने भी सनलाइट्स वगैरह आते हैं वो एक तरह से डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं कि ग्राउंड लेवल पे ओजोन का क्रिएशन कैसा हो। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है इन चार ऑप्शन के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा था ओजोन की, यानी O3 की बात करें, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपकी लोकेशन के बारे में आपको बताया गया जा रहा था कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर इसके बीच में इसकी लोकेशन है, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दे दिया गया था कि ओजोन जो डायरेक्टली इमिटेट करता है नेचुरल सोर्स ग्राउंड लेवल पे नहीं बल्कि एयर लेवल यानी अपर लेवल जो होती है वहां पर ये डायरेक्टली डील करता है, क्योंकि नीचे तक वो जैसे कुछ तरह की अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह कई तरह की हार्मफुल चीजें होती हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर तक ये पहुंचने देता ही नहीं है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट जो हो गया हमारा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, और उसकी गलत होने की वजह डायरेक्टली ये कि ये डायरेक्टली इमिटेट कर देता इन चीजों को बिल्कुल रिसोर्स के टाइप पे ही,
ठीक है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेटमेंट में जो आपसे ये बोला जा रहा था कि ये क्या करता है, इसकी जो प्रेजेंस होती है वो सनलाइट से डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। हाँ भाई, इसकी प्रेजेंस होने की वजह से ही जो सन से, यानी कि सन से जो रेज वगैरह की जो हार्मफुल चीजें आती है उसको ये जो भी हार्मफुल से पोल्यूटेंट्स जो भी होता है उसको वो वहीं डील कर लेता है और हमारे तक नहीं पहुंचने देता। यानी कि आप ये बोल सकते हो जितने भी हार्मफुल पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं उसको ये मतलब ग्राउंड तक पहुंचने नहीं देता और इस वजह से काफी हद तक ये हमारी हेल्प भी करता है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। तो यानी कि ये हो गया कि जो ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सी कंट्री नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये कुछ कंट्री के नाम आपको दे दिए गए हैं। पहले है आपके पास बहरीन, सेकंड ओमान, थर्ड ईरान और फोर्थ कतर। ये 4 कंट्री के नाम आपको दे दिए गए इस क्वेश्चन के अंदर और आपसे पूछा जा रहा है कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सा कंट्री नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ड लिखा हुआ है नॉट, तो आपको जोन सा मेंबर नहीं है उस कंट्री को आइडेंटिफाई करना है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये जो कोड्स आपको गिवन है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड जो कंट्री है यानी कि बहरीन और ओमान इसका पार्ट नहीं है। बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड फोर्थ, इट मींस ईरान और कतर इसका पार्ट नहीं है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि ओनली 3 यानी ईरान इसका सिर्फ एक पार्ट नहीं है। और डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीन ऑप्शन यानी ए 1 2 3 यानी बहरीन, ओमान और ईरान ये तीनों ही इसका मेंबर नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग इसके मेंबर कौन सी कंट्रीज का मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, ये आपको चूज करके बताना है इन ऑप्शन के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि भी जो थर्ड कंट्री है यानी थर्ड का मतलब है जो ईरान है, ईरान इसका मेंबर नहीं है, जिसकी लोकेशन आप ये देख सकते हैं, ये रही ईरान। ईरान इसकी जो कंट्री है वो इसका मेंबर नहीं है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। अदरवाइज जितनी भी कंट्री आपको दे दी थी वो सारी की सारी जो कंट्री है वो क्या है इसका मेंबर है, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया। उसकी सीधी सीधी वजह है कि सऊदी अरेबिया जो कंट्री है, सऊदी अरेबिया और जो ईरान है इनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यानी कि लड़ाई रहती है इनके बीच में, इस वजह से इसका मेंबर ईरान नहीं है। सबसे मेन रीजन यही है। अगर हम डिटेल में बात करें इस गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की तो ये 1981 में से एस्टेब्लिश किया गया था, इस ध्यान में रखते हुए कि सोशल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चर कोऑपरेशन साथ में रखेंगे और डेवलप करेंगे एक दूसरे को। इसको ध्यान में रखते इस एम से इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1981 के अंदर। इसके अंदर अगर मेंबर की बात करें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट ये कंट्री हैं जो इसके मेंबर हैं। इन सब की लोकेशन आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं। वन बाय वन अगर हम देखना स्टार्ट करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे नीचे देखिए ओमान कंट्री है, सबसे नीचे ये देखिए ओमान की लोकेशन ये रही, उसके बाद यूएई की लोकेशन ये रही और ये सबसे बड़ा जो मेजर जो सबसे बड़ी कंट्री इस एरिया के अंदर वो है सऊदी अरेबिया, तो वो ये है। उसके बाद बहरीन की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये बहरीन है, कतर ये रहा, ठीक है, और कुवैत की लोकेशन ये रही। तो ये बाकी सारी कंट्री की लोकेशन है। ईरान भी पास में है बट ईरान इसका मेंबर नहीं है। अगर ओमान की बात करें तो ये ओमान, ये बिल्कुल इधर कॉर्नर पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओमान की लोकेशन है, ठीक है। तो ये कंट्री की लोकेशन आपको पता होनी है। और सऊदी अरेबिया इसमें जो बड़ी कंट्री है, यानी कि इसकी ही मनमानी इस तरह से आप कह सकते हो इस कॉपी के अंदर चलती है, इस वजह से ईरान इसका मेंबर नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जर्नल, यानी जिसे शॉर्ट में कैग बोला जाता है। कैग के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, 3 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको रीड करके चेक करके बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ये थर्ड है, थर्ड स्टेटमेंट ये है और फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट इज अ गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट, यानी कि सेंटर स्टेट दोनों गवर्नमेंट का जो कि किस तरह से ये फंड को एक्सपेंडिचर करेंगे, यानी उनके पर्स को संभालने का आप कह सकते काम करती है, गार्जियन का काम करती है कैग। ये स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कैग कितना खर्च करेगी, कितना एक्सपेंडिचर करेगी। इसका जो डिसीजन है वो पार्लियामेंट लेती है कि कैग के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होना है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कैग हैज नो कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड जो है उसके ऊपर कैग का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये आपसे बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट के अंदर।
ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आपके ऑप्शन जो है कुछ इस तरह है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करके बताना है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है आपको ये करेक्ट है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इनके जो पर्स है, यानी कि इनके जो फंड का जो मैनेज करती है, इन पे ध्यान रखने का जो काम, मॉनिटर करने का जो काम करती है वो कैग करती है, चाहे हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, चाहे हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की। अच्छा, अब डिटेल में आर्टिकल में अगर डिटेल में डिस्कस करूं तो इसके बारे में ये है कि आर्टिकल 148 में ये, यानी कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा कैग का, जो मॉनिटर करेगी, बिल्कुल सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे हमारी कंट्री के अंदर उसके ऑडिट करने का काम ये है। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के अंदर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके ऊपर मेन जो अथॉरिटी, जो ऑडिट करने की जो बड़ी अथॉरिटी होती है वो होती है कैग होती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें, जैसे सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला था कि भी ये जो कैग है इसके बारे में बोला कि ये इसकी जो एक्सपेंडिचर है ये डिसाइड करती है कौन, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है ये कितना एक्सपेंडिचर है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये एक तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक तरह से अपना डिसीजन खुद लेती है कि कैसे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो इसके ऊपर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है कि किस तरह की, बल्कि ये है कि ये पार्लियामेंट में कितना एक्सपेंडिचर होना है, किस किस पार्टी का क्या रोल है, मतलब एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते तो उस चीज के ऊपर भी ये निगरानी करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो किसी भी तरह का जो भी एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो वर्क होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ये सब की अथॉरिटी कैग होती है। अब डिटेल में इसकी पावर ड्यूटी की अगर हम बात करें कि पावर ड्यूटी और इन सब चीजों के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन कहां मेंशन है, तो आर्टिकल 149 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल है ये डिस्कस करता है कैग की ड्यूटीज के बारे में, पावर के बारे में और फॉर्म ऑफ अकाउंट्स के बारे में जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट की होने वाली है। उसके बाद इसके कैलकुलेशन और ऑडिटिंग का जो प्रोसेस के बारे में जो डिटेल में डिस्कस किया गया वो आर्टिकल 279 के अंदर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किया गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में ये बोला गया था कि भी ये कॉन्सोलिडेटेड फंड को ये मैनेज नहीं करती, उसके ऊपर ये ऑडिट नहीं करती, ये बात नहीं है। जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो डिसाइड करती है, कैग करती है। यानी कि आप ये मैं कहता हूं कि कैग जो होती है एक सुप्रीम अथॉरिटी है हमारी कंट्री के अंदर कि जो भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर और इनकम का जो डिटेल, यानी कि प्रॉपर जो ऑडिट करने का जो काम करती है वो कैग करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। बाकी डिटेल में आप एक बार इसे वीडियो पॉज करके जरूर पढ़िएगा, डिटेल में कुछ कुछ बातें और भी हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ब्लू बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लू बॉन्ड क्या होता है इसके रिगार्डिंग में आपसे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है चाइना वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च सॉवरेन ब्लू बॉन्ड। ये ब्लू बॉन्ड को जारी करने वाला, इश्यू करने वाले जो फर्स्ट कंट्री है वो चाइना बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज इश्यूड टू रेज कैपिटल टू द फाइनेंस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन अदर कंट्री। यानी कि ये जो फंड जो रेज किया जाता है किसी कंट्री के अंदर वो इसलिए ताकि जो दूसरी कंट्री, किसी और कंट्री में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो उसके लिए ये फंड रेज किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है आपको सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में। बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है अगर हम बात करें ब्लू बॉन्ड्स की, उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है। चलिए कुछ अटेम्प्ट कर लीजिए एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर इसका डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेट आपको गलत दे दिए गए, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सेकंड स्टेटमेंट भी। चाइना ये करने वाली फर्स्ट कंट्री नहीं है, सेचल जो कंट्री है ये ऐसा काम करने वाली, यानी ब्लू बॉन्ड को लॉन्च करने वाली वर्ल्ड में सबसे पहली जो कंट्री है वो है सेचल। ये कंट्री है जो जिसने सबसे पहले ब्लू बॉन्ड को लॉन्च किया वर्ल्ड में, यानी कि फर्स्ट कंट्री के चाइना ना होके सेचल जो है वो फर्स्ट कंट्री है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके लिए फंड रेज किया जाता है। नहीं, ये मेरीन और ओशन बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में ये फंड रेज करने के लिए ये बॉन्ड इशू किए जाते हैं। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया,
करेक्ट आंसर हमारा डी हो गया, दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये होने वाला है कि भी ब्लू एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि ब्लू ओशन ऐसा कुछ एक सर्टिफिकेट वर्ल्ड लेवल जारी किया जाता है, और हमारी कंट्री में भी किसी, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, किसी चीज को जारी किया गया है, तो ये किस फील्ड में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, तो किस फील्ड में इशू होता है आपको ये बताना है। और हमारी कंट्री में जो ये रिसीव करने वाली जो अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन या जो भी फील्ड है, किस फील्ड में हमारी कंट्री को मिला है, आपको ये बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन भी आज होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसके अलावा ये सेचल जो है, इसकी लोकेशन के बारे में जरूर बताना है कि इसकी लोकेशन कहां है, वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन क्या है, ये भी आपको बताना है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो ये, विद रेफरेंस टू द इंडिया मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको पता है रिसेंटली क्विट इंडिया मूवमेंट जो मतलब अभी इस कुछ ईयर सेलिब्रेट किया हमने, तो उसके रिगार्डिंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कोई माइलस्टोन कंप्लीट किया हमने इस मूवमेंट को रिगार्डिंग, इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और यहाँ आपके पास ये दो स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द फेलियर ऑफ क्रिप मिशन वाज द इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट, यानी कि इस मूवमेंट को जो स्टार्ट करने की जो मेन वजह थी, जो इमीडिएट कॉज थी, वो थी कि भी जो हमारे पास क्रिप्स मिशन जो था उसके फेलियर होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द हिंदू महासभा सपोर्टेड द मूवमेंट विद सम कंडीशन, यानी हिंदू महासभा है उन्होंने क्या किया, यानी कि जो हिंदू महासभा है उसने इसे सपोर्ट तो किया था, बट अपनी कुछ कंडीशन को रख करके ही इसे सपोर्ट किया था, यानी कि हमने सपोर्ट किया था, पहले शायद अपोज में थे, ऐसा बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपको यह बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट दोनों स्टेटमेंट गलत है। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली कर लोगे, अभी रिसेंटली न्यूज में भी था, इस वजह से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो करेक्ट आंसर जो इसका ऑप्शन ए है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, यानी कि जो इसकी इमीडिएट कॉज है जो इस मतलब इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का, वो ये है कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से, फ्लॉप होने की वजह से मतलब ये क्विट इंडिया मूवमेंट को हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंतर्गत, ठीक है। और जो दूसरी स्टेटमेंट जो आपको दिया था कि भाई इसे हिंदू महासभा ने इसे सपोर्ट किया था, नहीं, इसे ना ही हिंदू महासभा ने इसे किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया था, ना ही इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी और तो वो उन्होंने सपोर्ट किया था, यानी कि ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसे हिंदू महासभा ने किसी भी टर्म कंडीशन के साथ भी इसे सपोर्ट नहीं किया था, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा वो प्रॉपरली एकदम गलत हो गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो जी इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब ये है कि क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट हमारी कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में से स्टार्ट किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ई संजीवनी के बारे में बोला जा रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको ध्यान में रखते हुए, ई संजीवनी को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है स्टेटमेंट क्या है। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से कि इकोलॉजी का टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और इस फील्ड से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां आपके लिए इससे रिलेटेड जो टर्म्स यूज होंगे, कोई मेडिसिन डिस्कवर हो गई, कोई टेस्ट कंडक्ट किया गया है, तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ये आपसे अक्सर पूछे जाने के पूरे चांसेस है, तो थोड़ा अलर्ट होकर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। चलिए देखिए, संजीवनी के बारे में जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको बोला गया वो ये है, इट इज एन टेलीमेडिसिन सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यानी कि ये ई संजीवनी जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, एक तरह से टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड की गई है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। यानी कि हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक टेलीफोन पर इस ऑर्डर करके आप ये मेडिसिन वगैरह को अपने घर पे रिसीव कर सकते हैं, इस तरह की एक सर्विस है। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी कि ये जो सिस्टम डेवलप किया गया है उसे डेवलप किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी जिसे शॉर्ट में CDAC भी आप बोल सकते हो, इसने इस सिस्टम को डेवलप किया हुआ है। तो ये दो स्टेटमेंट, अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भी बोथ 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी आपसे बोला जा रहा है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हम बात करें ई संजीवनी की या फिर हम ई संजीवनी ओपीडी की बात करें, ये दोनों ही टर्म क्या है, ये दोनों ही टर्म या प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। इट मींस ये हुआ कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि भी ये जो WHO की तरफ से गाइडलाइन है कि भी आप ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन सिचुएशन क्रिएट करके रखिए, इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि लोग बाहर निकले, तो लेकिन मेडिसिन की जरूरत तो है, तो उसे प्रोवाइड करने के लिए, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए हमारी कंट्री में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने IT सेक्टर के साथ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसके साथ मिलाते हुए इस तरह की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, अब बात करते हैं जो इसको इस सिस्टम को जो डेवलप करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है, जैसा कि आपको सेकंड स्टेटमेंट में आपको दे दिया गया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इंस्टीट्यूशन है जो कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर यह आता है, जिसने इस सिस्टम को डेवलप किया है जहां पर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी हमारी कंट्री में लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। यानी ये हो गया कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके लिए करेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। विद रेफरेंस टू सनस्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये क्वेश्चन है आपके अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे जो टॉपिक पूछा जा रहा है जिसके ऊपर, वो है सनस्पॉट के बारे में, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है स्टेटमेंट ये बनी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। आपसे पूछा जा रहा है सनस्पॉट आर एरिया दैट अपीयर डार्क ऑन द सरफेस ऑफ द सन, यानी कि सनस्पॉट की अगर हम बात करें, ये एक डार्क एरिया होता है जो कि सन के ऊपर, यानी कि जो हमारे सोलर सिस्टम के में जो ओनली जो स्टार है जिसका नाम सन है, सन के ऊपर ये डार्क एरिया प्रेजेंट होता है, उसकी बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे अपीयर डार्क बिकॉज दे आर हॉटर देन द अदर पार्ट ऑफ द सन सरफेस, यानी कि सन के अंदर जितने भी सरफेस है, सपोज करिए ना आपके पास, और इसके ऊपर जितने भी सरफेस इसके बन के आते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा डार्क होता है, इट मींस वो वाला एरिया जो है हॉटर होता है एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द सन। उसका नेक्स्ट आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इन एवरी सोलर सिस्टम द नंबर ऑफ सनस्पॉट रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है रिमेन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो ये बोला जा रहा है कि जितने भी सन है यूनिवर्स के अंदर, जितने भी सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम में जितने भी सन है उसके अंदर नंबर ऑफ जो स्पॉट होंगे, यानी कि जो डार्क एरिया जो होगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ एरिया जो होगा वो सेम होगा, ये बोला जा रहा है अगर हम बात करें डार्क एरिया की। तो ये आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है इन तीनों स्टेटमेंट के अंदर से कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल ऑफ देम। इट मींस जितने भी स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट, तीनों के तीनों करेक्ट है। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपना आंसर कमेंट में बताइए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है। ए का मतलब ये हुआ ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सन के ऊपर, जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो ओनली सन जो है वो ओनली स्टार है, और उसके ऊपर जो डार्क एरिया जो स्पॉट वगैरह जो है उसे हम कह सकते हैं वो क्या है, वो सन स्पॉट है। सन के ऊपर एक डार्क सर्कल आप बोल सकते हैं किसी किसी एरिया में जो बन के आपको दिखाई देता है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब बात करें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की, तो अगर मैं बात करूं सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया था ये जो एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, सबसे हॉटर होता है। नहीं, ये हॉटर नहीं होता, बल्कि ये सबसे कूलर एरिया होता है ऑन द सरफेस ऑफ द सन, यानी सन के सरफेस के ऊपर जो सबसे कूल एरिया होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सन के वैसे तो सन टोटली हॉट होता है, लेकिन सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो उसका उस एरिया के ऊपर था जहां पे ये डार्क स्पॉट होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये कूलर एरिया या कूलर पार्ट होता है सरफेस ऑफ द सन का, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अच्छा, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, तो थर्ड स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया था ये जो फिक्स रहता है जितने भी सोलर सिस्टम है और उसके अंदर जो सन है उसके अंदर ये स्पॉट फिक्स है, ऐसा नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है टाइम टू टाइम। ये डिपेंड करता है उसके टाइम सर्कल के अकॉर्डिंग। जैसे हमारा अपने सन की बात करें 11 ईयर में, हर 11 ईयर के बाद ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये फिक्स नहीं रहती, ये इंक्रीज और डिक्रीज टाइम टू टाइम होता रहता है। यानी कि थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। इट मींस जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ केवी कामत कमेटी अपॉइंटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई है जिसका नाम रखा गया केवी कामत कमेटी, यानी कि केवी कामत जी जो है वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे, हेड होंगे, इस वजह से इस कमेटी का नाम केवी कामत कमेटी रखा गया है। अब ये आपको बताना है कि भाई ये जो कमेटी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, आपको ये बताना है। आपके पास ये चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोला जाए रीफाइनेंसिंग द डेब्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी डेब्ट्स है उसको रीफाइनेंसिंग करने के टारगेट को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी सेटअप की गई है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉर्पोरेट लोन, कॉर्पोरेट लोन जो इशूड ऑलरेडी हो गया है उसको किस तरह से रिस्ट्रक्चर किया जाए उसके रिगार्डिंग में ये सेकंड स्टेटमेंट है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ये जो कमेटी है वो क्या करती है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जितने भी लोन इशूड है उसे रिस्ट्रक्चर कैसा किया जाएगा ओनली वन टाइम, उसके रिगार्डिंग में ये कमेटी अपॉइंट की गई है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मिनिमाइजिंग द सर्कुलेशन ऑफ द प्रिंटेड नोट एंड प्रमोटिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी कि हमारी कंट्री में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए और प्रिंटेड नोट वगैरह के सर्कुलेशन को कम करने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है एक्सेलरेटिंग मर्जर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है उस मर्ज करने को ध्यान में रखते हुए ये कमेटी सेट की गई है। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। आपको ये बताना है कि भी आरबीआई ने जो कमेटी सेटअप की है केवी कामत कमेटी, ये किस लिए अपॉइंट की है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर के जितने भी लोन उसको ध्यान में रखते हुए कमेटी सेटअप की गई है। और इसकी जो हेड है वो एक केवी कामत जी, जिसके नाम से ये कमेटी की नाम रखा जा चुका है। और ये जो कमेटी बनाई गई है इस कमेटी का मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस कमेटी का वो ये है कि हमारी कंट्री में अभी जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमी डाउन हो गई है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हो वहां पर उसे रीस्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, यानी कि जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं लेकिन अब उस कंडीशन में नहीं है कि वो प्रॉपरली लोन को पेमेंट कर सके, तो उसको ध्यान में रखते हुए अनदर पार्ट ऑफ द लोन प्रोवाइड करना या फिर रिलैक्सेशन देने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। और इसके अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो आते हैं उन्होंने लोन 1500 करोड़ या अबव जो लोन अमाउंट है जिनका, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये बोला जा रहा है। और डेडलाइन रखा गया आरबीआई के द्वारा कि भी अब क्या है, इनको नेक्स्ट 30 डेज और डेडलाइन दिया गया इस कमेटी को कि अपनी रिकमेंडेशन ये दे सके। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि हमारी कंट्री में कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिजॉर्ट के लिए एक सिस्टमैटिक बनाने के लिए ये कमेटी सेटअप की गई है कि किस तरह से इकोनॉमी को दोबारा इंप्रूव किया जा सके उस चीज में ध्यान रखते हुए। यानी कि आप ये बोल सकते हैं जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको रीस्ट्रक्चर कर लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगेन इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, उसके रिगार्डिंग में पूछा जा रहा है कौन कौन सा आइटम उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये आपके पास कुछ आइटम्स मेंशन है। फर्स्ट है आपके पास मर्चेंटाइज ट्रेड, सेकंड आपके रिमिटेंस है, थर्ड है आपके पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है, फोर्थ है आपके पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, और लास्ट में आपसे बोला जा रहा है कि इन चारों जो टर्म्स हैं इन चार टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आपको यह बताना है कि इनमें कौन से ऐसे टर्म है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसे इंक्लूड किए जाते हैं। आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड जो है इसे इंक्लूड किया जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड इसे इंक्लूड किया जाता है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली वन, यानी कि फर्स्ट यानी मर्चेंटाइल ट्रेड की अगर हम बात करें तो। लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ऑल फोर, 1 2 3 4 ये चारों जो टर्म है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किया जाता है। अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्लियर है और उसके टर्म्स क्लियर है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसे इंक्लूड किया जा सकता है या किसे नहीं किया जा सकता है। अभी आपको यह बताना है किसको इंक्लूड किया जा सकता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपको कोड में से चूज करना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ये जो ऑप्शन डी है आपके पास, यानी कि ये चारों आइटम ही बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। यानी कि हमारी जो कंट्री है सिर्फ इंटरनली ट्रेड नहीं करती बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पे भी ट्रेड करती है। यानी कि कुछ ना कुछ इंपोर्ट होता होगा हमारी कंट्री के अंदर, अब कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी होता होगा हमारी कंट्री के अंदर। तो आप ये बोल सकते हो कि जो एक्सपोर्ट है हमारी कंट्री का, एक्सपोर्ट में से अगर आप इंपोर्ट को माइनस कर दे, ठीक है, तो जो भी बैलेंस बच जाता है उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट आप बोल सकते हो, इस तरह से आप इंक्लूड कर सकते हो। ये प्लस में आता है, यानी कि आप ये करें कि अगर आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हो तो ये हमारी कंट्री के लिए काफी फायदेमंद होता है। बट एक्चुअल में हमारी कंडीशन ये नहीं है। हमारी कंडीशन क्या है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। इस वजह से हमारा जो पेमेंट होता है वो बाहर की तरफ, यानी कि
कि दूसरी कंट्री को हमें ज्यादा करना पड़ता है, ये हमारे लिए एक लॉस की बात रहती है। आई होप आपको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्लियर हो गया कि पेमेंट आपको बाहर की कंट्री में करना है या अपनी कंट्री में रिसीव करना है, डिपेंड करता है हमारा ग्रेटर वैल्यू किसकी आ रही है, इंपोर्ट की ज्यादा आ रही है, एक्सपोर्ट की ज्यादा आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं इन टर्म की, तो ये चारों ही टर्म इंक्लूड किए जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। यानी कि एक बार थोड़ा क्वेश्चन को एक बार दोबारा अगर डिटेल में आप देखते हो तो जैसे मर्चेंटाइज ट्रेड का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोडक्शन सेक्टर है, यानी कि प्रोडक्शन के सेक्टर के अंदर जितने भी चीजें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होती है, वो जो फॉरेन में जो ट्रेड की जाती है उनसे जो उनकी इनकम होती है, उसी हम बोल सकते हैं मर्चेंटाइज ट्रेड की बात करते हैं। रेमिटेंस का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी वर्कर हैं, जितने भी वर्कर जो अदर कंट्री में जाकर काम करते हैं और वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट करके अपने फैमिली को जो वो भेजते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में जो पैसा आता है मतलब डॉलर की फॉर्म में जो भी आता है, और रेमिटेंस बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, कमर्शियल बोरोइंग का मतलब ये है कि हमारी कंट्री के द्वारा बाहर से, यानी कि वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से, IMF वगैरह से कोई पैसा लिया गया है, बोरोइंग की गई है, उसे बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, उसके बाद स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है कि भाई ये RBI की पावर होती है कि वो अगर उसके पास फॉरेन की कोई भी करेंसी है, उसके पास सपोज अगर उसके पास कोई डॉलर है उसके पास, उस डॉलर को मार्केट में दे करके इंडियन करेंसी को रिसीव कर लेती है दोबारा, उसे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आप बोल सकते हो। ये चार टर्म है और ये चारों ही टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इसे चारों को इंक्लूड किया जाता है। तो आई होप आपको बेसिक टर्म से वो क्लियर हो गए होंगे कि भाई ये चीजें क्या होता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में कि इसमें जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये कुछ टर्म्स है जो अक्सर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करें करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट का मतलब होता है कि भाई ये अकाउंट जिसके अंदर आपकी जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है उसकी एक डिटेल आपके पास होती है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है या डिटेल जानना है आपको, आप करंट अकाउंट को चेक करके आप ये वैल्यू आप देख सकते हैं। उसके बाद कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री के द्वारा कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है, ये उसके बारे में डिटेल होता है। तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं जो इसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर यूज होने वाला है। सपोज के लिए 10 ईयर के लिए आपने कोई पुल या कुछ बना लिया अपनी कंट्री के अंदर, उसके लिए जो पैसा इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, यार आपने किसी और कंट्री में जाकर के कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो 10 ईयर मतलब मोर देन 1 ईयर यानी 5 ईयर 10 ईयर 7 ईयर कितने का भी हो सकता है, उसे आप कैपिटल अकाउंट बोल सकते हो, वो एक्सपेंडिचर इसके अंदर इंक्लूड होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री के पास फॉरेन की करेंसी है या फॉरेन का कोई एसेट है, जब हम उसे इन कैश कराते हैं तो वो स्पेशल ड्रॉइंग राइट होता है जिसे RBI के द्वारा किया जाता है। यानी करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा डी हो गया, यानी कि ये चारों ही आइटम इंक्लूड होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है। ये इकोनॉमी बेस्ड भी क्वेश्चन है और साथ के साथ ये IT सेक्टर का भी आपके लिए क्वेश्चन बताता है। और ये दो स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि ब्लॉकचेन इज द डाटाबेस इंफॉर्मेशन दैट अपीयर ऑन द मल्टीपल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। यानी कि सेम इंफॉर्मेशन को मल्टीपल कंप्यूटर में जब आप यूज एक्सेस कर पाते हैं उसे आप बोल सकते हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड टेम्पर एविडेंस रिकॉर्ड कीपिंग रियल टाइम ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिटेबिलिटी। यानी कि ये एक तरह का ऐसा डाटाबेस होता है जिसके अंदर आप रियल टाइम में जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसकी डिटेल आप चेक कर सकते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत क्लियर होती है और इसे आप ऑडिट बहुत इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर हैं आप बोल सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। तो ये टर्म्स आपके पास सेकंड स्टेटमेंट में दे दिए और आपसे ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउट द करेक्ट। तो यानी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों स्टेटमेंट के अंदर आपसे चेक करना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या सिस्टम की बात करें तो जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया था एक डाटाबेस होता है और इसमें रिकॉर्ड कीपिंग का काम किया जाता है। यानी कि जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो एक टाइम पे मल्टीपल कंप्यूटर में आप एक्सेस कर सकते हो। इसे ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, ऑडिबिलिटी है यानी कि इसे आप इजीली ऑडिट कर सकते हो। यानी कि आप ये बोल सकते हो ये ट्रांजेक्शन का एक न्यू फॉर्म ट्रांजेक्शन है जो कि ई प्लेटफॉर्म पे आप कंडक्ट करते हो। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें
सेकंड स्टेटमेंट में जो इसकी फीचर्स बताए गए हैं आपको कि ऑडिटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सारी बातें बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर हमारा सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और मेनली जो ये काम है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज होता है। अब टर्म आपके लिए ये होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक फिजिकल करेंसी ना होकर के आप ये बोल सकते हो एक तरह से आप बोल सकते हैं ई करेंसी है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि भी बहुत फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे हमारी करेंसी है वो एक पर्टिकुलर फिक्स रहती है, बट ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये काफी फ्लक्चुएट भी होती रहती है। एक तरह से आप ये बोल सकते हैं ई करेंसी आप बोल सकते हो, जो कि फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इन रेफरेंस टू वर्ल्ड फ्यूल डे, यानी कि वर्ल्ड फ्यूल डे के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। देखिए यहां पे मैंने आपके लिए ये कैपिटल लेटर में भी डाल दिया है और बोल्ड करके भी डाल दिया है। जरूरी नहीं है आपके क्वेश्चन के अंदर बोल्ड में हो, इसलिए जब भी क्वेश्चन में आपके पास नॉट वर्ड आता है, ठीक है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, थोड़ा सा अलर्ट होकर आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए नॉट लिख दिया। ये कोई मैंडेटरी आपके लिए क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि नॉट कैपिटल में लिखा आएगा, बोल्ड लिखा आएगा, ये नॉर्मल भी लिखा हुआ आ सकता है। तो वहां पर रीड करके आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है। ये आपके लिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि इट इज ऑब्जर्व ऑन द 10th अगस्त एवरी ईयर, यानी कि 10th अगस्त जो भी रिसेंटली गया है, इस डेट पे इसे ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज स्टार्टेड द ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड फ्यूल डे सिंस 2015, यानी 2015 ऑनवर्ड ये डे सेलिब्रेट करना हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट से ये बोला जा रहा है द थीम ऑफ द ईयर 2020, यानी 2020 का जो थीम है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। जैसे अभी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट ने स्कीम भी लॉन्च की है, काफी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो थीम डिसाइड की गई है कि बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं बल्कि नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिए NOT नॉट लिखा हुआ बोल्ड लेटर। तो गलत स्टेटमेंट आपको चूज करना है, वही आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नॉट करेक्ट है, गलत है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है तीनों ही स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट क्या है इस तीनों अंदर, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी का मतलब ये कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि जो ये बोला गया कि हर साल इसे 10 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, 10 अगस्त, ये बात बिल्कुल सही है कि 10 अगस्त को यह वर्ल्ड वाइड इसे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है जिसमें ये बता रहा है कि 2020 का जो थीम है ये है हमारी कंट्री में कि बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, यानी कि 2015 में इसे स्टार्ट नहीं किया गया है। द स्पुतनिक 5 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये स्पुतनिक 5 क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन जो भी आपको लगता है उसे अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ न्यूक्लियर वेपन ऑफ रशिया बेस्ड ऑन द फ्यूजन टेक्नोलॉजी, कि फ्यूजन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ये रशिया का एक न्यूक्लियर वेपन है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द फर्स्ट मैन मिशन ऑन द मार्स लॉन्च बाय द रोसकॉस्मोस, यानी कि जो रशिया का जो स्पेस का एक स्पेस मिशन है और ये रोसकॉस्मोस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है मार्स के लिए, ये बोला जा रहा है आपका ऑप्शन बी के अंदर। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज ऑफिशियल रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन बाय द रशिया, रशिया के द्वारा कोविड-19 एक जो डिसीज चल रही है आजकल है जो वर्ल्ड में, उसको ध्यान में रखते हुए रशिया के द्वारा ये डेवलप की गई एक वैक्सीन है जिसे अभी ऑफिशियली रशिया ने रजिस्टर किया है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द डेडिकेटेड सैटेलाइट फॉर द मैपिंग ऑफ द साउदर्न पोल ऑफ द अर्थ के साउथ पोल के ऊपर ये एक सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है, ये आप बोल सकते हैं। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या है। अगर हम बात करें स्पुतनिक 5 की,
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि रशिया के द्वारा कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन डेवलप की गई है और उसे जिस नाम से रजिस्टर्ड किया है उसका नाम है ये स्पुतनिक 5। और ये स्पुतनिक 5 की अगर हम बात करें तो रशिया के द्वारा जो फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी जिसका नाम स्पुतनिक 1 था, उसको ध्यान में रखते हुए रशिया ने इसका नाम भी स्पुतनिक 5 रखा है। यानी कि ये सोवियत यूनियन के द्वारा जो लॉन्च की गई तो जो इसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी उसी को एक डेडिकेटेड, ये एक तरह से आप कह सकते हैं, ये नाम दिया गया है रशिया के द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाता है, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाता है। The Depsang plane recently seen in the news due to the Chinese aggression is located in। आपको बताना है ये देवसांग प्लेन जो है इसकी लोकेशन क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपके पास ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। अभी रिसेंटली चाइना के द्वारा एक एग्रेशन शोन किया गया हमारी कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर रीजन में और उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है अगर हम बात करें देवसांग प्लेन्स की, और उसमें ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये सिक्किम के अंदर इसकी लोकेशन है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है उत्तराखंड में इसकी लोकेशन है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि लद्दाख में ये पर्टिकुलर रीजन है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि भी इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी का मतलब ये हुआ कि लद्दाख रीजन के अंदर, लद्दाख जो हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई है, जेएनके को पूरा कंप्लीट डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी में से डिवाइड किया गया, लेकिन लद्दाख और दूसरा जेएनके। तो लद्दाख के अंदर ये पर्टिकुलर रीजन है और इसी का नाम है देवसांग प्लेन। देवसांग प्लेन की अगर लोकेशन की बात करें तो आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री का जेएनके, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये वाला जो आपको दिख रहा है ये जेएनके रीजन है, ये आपका लद्दाख वाला रीजन है। और लद्दाख रीजन में जो ये पर्टिकुलर एरिया जो चाइना ने हमारी कंट्री का ऑक्यूपाई कर रखा है और उसके साथ जो ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को बोला जाता है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो ये पर्टिकुलर जो स्पॉट जो आपको दिख रहा है ये देवसांग प्लेन है और इस रीजन में चाइना और इंडिया का भी रिसेंटली डिस्प्यूट हुआ था और इस वजह से ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भी ये पर्टिकुलर रीजन कहाँ है। अगर आपसे ये पूछा जाए देवसांग लिंक कहाँ है तो आप ये बोल सकते हो ये दौलत बेग ओल्डी जो रोड जो आपको दिख रहा है अभी रिसेंटली जो डेवलप किया गया है रोड है, इस रोड के साथ ही लगा हुआ ये एक पर्टिकुलर रीजन है जिसका नाम है देवसांग प्लेन। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर इसका डी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विद रेफरेंस टू द रिंग्स ऑफ फायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है रिंग्स ऑफ फायर को ध्यान में रखते हुए आपके पास कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज द कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव वोल्केनो एंड द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक इन पैसिफिक ओशन। यानी कि पैसिफिक ओशन में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है जहां पे काफी एक्टिव वोल्केनोस वगैरह पाए जाते हैं। ऑप्शन बी सेकंड में आपसे जो सेकंड स्टेटमेंट में जो आपसे बोला जा रहा है वो ये बोला जा रहा है द एविडेंस ऑफ द वोल्केनोस इज रीजन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी कि ये आप बोल सकते हो जो हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में जो बहुत सारे प्लेट्स हैं तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से, जैसे एक प्लेट है और दूसरा प्लेट है, इन दोनों प्लेट यानी ये सपोज ये ए प्लेट है ये बी प्लेट है, यानी प्लेट की जो मूवमेंट होती है या इसके नीचे आ जाए या फिर ये इसके ऊपर आ जाए, ये सामने इनकी टक्कर हो जाए, तो इस तरह से जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है इस वजह से ये वोल्केनो सबसे ज्यादा हो रहे हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2 इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है, ध्यान में रखते हो रिंग ऑफ फायर की। रिंग ऑफ फायर की लोकेशन आपको पता है पैसिफिक ओशन में कहां है और क्या पर्टिकुलर रीजन है, अगर ये सब आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ
कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो, जैसे कि आप ये मैप देख पा रहे हो, ये वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो जापान के साथ जो रीजन होता है, ये जापान का ईस्ट वाला जो पोर्शन है, जापान के ईस्ट वाला पोर्शन, और या फिर यूं बोलूं मैं कि यूएसए का जो वेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, और इसे नीचे ले जाते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया और ये लैटिन अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, यानी कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये पर्टिकुलर जो एरिया आपको दिख रहा है, इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। रिंग ऑफ फायर इसलिए बोला जाता है कि इस रीजन में सबसे ज्यादा वोल्केनो हमारी अर्थ के ऊपर है। यानी कि आप बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर जितने जो एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा जो है वो इस एरिया में ही है। यानी कि 75 जो एक्टिव वोल्केनो इस एरिया में पाए जाते हैं, और 90% जो वोल्केनो जो अर्थक्वेक जो आते हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये बोल सकते हो आप कि ये जो एरिया है सबसे ज्यादा वोल्केनो और अर्थक्वेक के लिए जाना जाता है, और यहां पर मोर देन 450 वोल्केनो लोकेटेड है, जिस वजह से ये जो पर्टिकुलर रीजन है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो सबसे ज्यादा जो ये वोल्केनो होने की वजह या अर्थक्वेक होने की वजह, सिंपल वजह ये है कि इस रीजन में जो प्लेट्स है, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जो है उनकी मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, और उस वजह से ये जो रीजन है ये सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो या फिर अर्थक्वेक के लिए फेमस रहता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अभी रिसेंटली इस एक्ट को थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया है, इसके रिगार्डिंग में आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये ऑप्शन से पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट डज नॉट अप्लाई टू द बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन। यानी कि ये जो एक्ट है जिसे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में बोला जा रहा है इसके अंदर बुद्धिस्ट को, सिख को और जैन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे आपको ये बोला जा रहा है डज नॉट अप्लाई, यानी कि उसको इसके अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है इट गिव्स इक्वल इनहेरिटेंस एंड कॉम्पनसेंसरी राइट टू द वुमेन। यानी कि ये जो है इनहेरिटेंस, यानी कि उनके फादर से जो मिलने वाला जो राइट होता है, इनहेरिटेंस जब बाय बर्थ जो राइट होता है वो प्रोवाइड किया जाता है वुमेन्स को। इसके रिगार्डिंग में ये अमेंडमेंट में एक्ट में मॉडिफिकेशन किया गया है। तो यानी कि ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है कि भाई इसका करेक्ट आंसर क्या है इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2 ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि अभी रिसेंटली पास हुआ है, जिसके अंदर ये बोला जा रहा है कि भी जो प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, पहले ये था ये सन तक लिमिटेड था, लेकिन अब सन के अलावा डॉटर को भी अब ये राइट प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि ये पर्टिकुलर जो राइट जो पहले सिर्फ मेल कैंडिडेट को या मेल को ही प्रोवाइड किया जाता था, अब मेल के अलावा अब ये फीमेल को भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अब मेल को तो पहले मिलता था वो तो ठीक है, लेकिन अब फीमेल को भी इसके साथ साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें इस अमेंडमेंट के सेक्शन 6 की बात करें तो इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस ला करके ये बर्थ राइट अब वुमेन्स को भी प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये बोला गया था ये जो एक्ट है इसके अंदर बुद्धिस्ट, सिख और जैन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि हमारी कंट्री में जो जितने भी सिर्फ मुस्लिम को छोड़ करके ठीक है, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को, और पारसी को छोड़ करके इस रीजन के अंदर जो बुद्धिस्ट, सिख, जैन और आर्य समाज और ब्रह्म समाज को जितने फॉलोवर हैं जो कि पर्टिकुलर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं आप बोल सकते हो, तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि इनके लिए जो पर्टिकुलर लॉ जो बनाया गया है इन सबको इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि आप करेक्ट आंसर जो आप बोल सकते हो कि भाई इसका करेक्ट आंसर वो आपका बी हो जाएगा। बी का मतलब ये कि ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि इसके अंदर जितने भी माइनॉरिटी हैं सारे इंक्लूड नहीं होते, लेकिन बुद्धिस्ट, सिख, जैन ये इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा जो आर्य समाज या ब्रह्म समाज के जो फॉलोअर है उसको भी हिंदू ही ट्रीट किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बात करें हम मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी वगैरह के लिए, तो इनके लिए सेपरेट लॉ हमारी कंट्री में बनाए गए हैं, जिसे मुस्लिम के लिए अलग से जो लॉ बनाए गए वो अलग है। अदरवाइज इन सबको इनके अंदर ट्रीट किया जाता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया गया कि नॉट जो किया है नॉट इंक्लूडेड, बल्कि ऐसा नहीं, इंक्लूड किया जाता है बुद्धिस्ट, सिख और जैन को। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द कोलैब कैट इन
अटल थिंकिंग लैब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि कोलैब कैड किया है इसको ध्यान में रखते हुए और इसे अटल थिंकिंग लैब को भी ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है। चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट हैज बीन लॉन्च इन द कोलैबोरेशन ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि हमारी कंट्री में जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है उसके साथ मिलते हुए मिलाकर के उसको कोलैबोरेट करके इस पर्टिकुलर स्कीम को इस पर्टिकुलर चीजों को प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ये बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू टीच एट टीचिंग क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग 3D डिजाइन, यानी कि ये जो अटल थिंकिंग लैब का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है वो ये लाया गया है कि 3D डिजाइन को मॉडिफाई करना और उसे क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री में आ सके, उसको एम रखते हुए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गई। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2 यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि अगर आप पहले हम बात कर लें ये कि अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इस अटल थिंकिंग लैब को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है और इसको नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है हमारी कंट्री के अंदर वो भी इस प्रोग्राम का पार्ट है। यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के जितने भी मेजर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उन सबको इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसके साथ साथ नवी मुंबई, जो कि ये नवी मुंबई के अंदर ये भाभा एटॉमिक रिसर्च इसकी लोकेशन है। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये भी जो कि त्रिवेंद्रपुरम में, ये भी इसका पार्ट है। यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सी का मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि भी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि भी रशिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट मिशन था एक आर्टिफिशियल के ऊपर, तो उन्होंने एक नाम रखा था पुतनिक फर्स्ट रखा था। तो आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री के अंदर कि स्पेस मिशन की हम बात करें तो फर्स्ट स्पेस मिशन का हमारी कंट्री में क्या नाम है ये आपको बताना है और इसके साथ साथ आप लोग स्कोर भी जरूर मेंशन करिएगा, आपका स्कोर क्या है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। द एरिया नोन एज वेस्ट बैंक समटाइम appeared in the news in the context of the event related to, एक टर्म है वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक जो है ये इसकी लोकेशन कहाँ है ये आपको पहले पता होना चाहिए और ये काफी न्यूज में रहता है। इसके न्यूज में होने की वजह क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शन है ऑप्शन कुछ इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि मेल्टिंग ग्लेशियर इन आर्कटिक सर्कल जो है उस एरिया में ग्लेशियर के पिघलने की वजह से ये न्यूज में रहता है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि इजराइल मिडल ईस्ट यानी कि इजराइल और मध्य पूर्व का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कन्फ्लिक्ट की वजह से ये न्यूज में रहता है। सी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है वोल्केनिक इरप्शन एट कॉस्ट ऑफ पेरू, जो पेरू जो लैटिन अमेरिका में जो कॉन्टिनेंट है उसमें जो एक कंट्री है पेरू, उसके कॉस्ट पे एक वोल्केनिक एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया इन मिडिवल एरा, यानी कि मिडिवल एरा के टाइम पर हमारी कंट्री का एक सी पोर्ट है वेस्ट बैंक में, वो उस वजह से ये न्यूज में है। तो इसके न्यूज में होने की मेन रीजन क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, अक्सर ये न्यूज में होने की वजह आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन लग रहा है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। और अभी रिसेंटली भी किसी वजह से ये न्यूज में हो गया है वो भी आपको पता होगा, तो अभी क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करके सही आंसर बता पाएंगे। चलिए बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसका बी। बी का मतलब ये हुआ कि भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो इजराइल और मिडल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट की वजह से ये वेस्ट बैंक की जो लोकेशन है वो काफी न्यूज में रहती है। तो आप ये मैप देख सकते हैं कि ये इजराइल जो येलो कलर में आपको जो कंट्री दिख रही है ये इजराइल है। आगे नीचे और भी बड़ा है पर मैं थोड़ा सा क्रॉप करके मैं आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये जो येलो कलर को आपको जो कंट्री दिख रही है ये पूरा येलो रीजन जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये जो पूरा एरिया है ये इजराइल है और ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिख रहा है ये गाजा है
और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये है पर्टिकुलर एरिया वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है ये पैलेस्तीन के कंट्रोल में है, और ये जो येलो वाला जो रीजन है ये इजराइल के कंट्रोल में। और इन दोनों कंट्री के बीच में भी काफी कंफ्लिक्ट रहता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहता है, हमारी कंट्री और पाकिस्तान के बीच में जो कंफ्लिक्ट रहता है, सेम उसी तरह का कंफ्लिक्ट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रहता है। और इजराइल क्लेम करता है कि ये सारा पोर्शन किसका है, मेरा है, और इसी तरह फिलिस्तीन क्लेम करता है ये सारा पोर्शन उसका है। तो ये भी एक कंफ्लिक्ट होने की वजह रहती है। तो वेस्ट बैंक की जो न्यूज में होने की वजह यही है कि इन दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई है, लड़ाई की वजह से ये न्यूज में रहता है। अगर मैं बात करूं वेस्ट बैंक इसकी एरिया की बात करें, तो हमारी कंट्री में जो गोवा स्टेट है, तो गोवा का 1/2 टाइम्स अगर गोवा को करोगे, यानी कि गोवा का 1.5 गुना जितना एरिया होता है, उतना एरिया आप बोल सकते हो इस पूरे कंट्री का है, फिलिस्तीन का, जो कि उसका जिस नाम से जाना जा रहा है वेस्ट बैंक। यानी कि वेस्ट बैंक जो एरिया है, टोटल एरिया हमारी कंट्री में जो गोवा है, इसका 1.5 टाइम्स आप बोल सकते हो इतना एरिया है। और ये जो लोकेटेड है, ये कहां पर लोकेटेड है, तो आप देख सकते हो ये टोटली इजराइल से सराउंडेड किया हुआ है। और इधर अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन में देखोगे आप, तो ईस्ट में आपको, यानी ईस्ट का मतलब ये वाला जो एरिया देखोगे, ईस्ट में आप ये जॉर्डन से लगा हुआ है, जॉर्डन के अलावा ये एक डेड सी है, डेड सी से लगा हुआ है। अगर हम वेस्ट साइड में देखेंगे तो वेस्ट बैंक की जो वेस्ट एरिया है, इस एरिया में इजराइल है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और थोड़ा और अगर बेसिक जानकारी इसके बारे में जानना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि भी ये जो दोनों कंट्री, इनके बीच में 1948 में वॉर हुआ था। यानी कि जो भी अरब कंट्री, जितनी भी अरब कंट्री है, उन्होंने इजराइल के ऊपर 1948 में अटैक कर दिया गया था। और ये सारा एरिया किसके कंट्रोल में हो गया था, वो हो गया था पैलेस्तीन के कंट्रोल में हो गया था। लेकिन उसके बाद 1967 में दोबारा लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में जो इजराइल है उसने ये सारा एरिया दोबारा ही अपने कब्जे में कर लिया। बस ये वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो है ये इजराइल के कब्जे में नहीं है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हैं, ये वेस्ट बैंक जो न्यूज में होने की वजह जो रहती है वो ये रहती है कि मिडिल ईस्ट में जो कंफ्लिक्ट चलता रहता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उसकी वजह से ये न्यूज में रहता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द रिसेंट कास्टिंग ऑफ सीड बॉम्ब्स इन अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसके रिगार्डिंग में कि यहां पर एक सीड है, बॉम्ब्स की सीड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और इसके बाद आपको ये 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और उससे बाद आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये जो कोड्स आपको गिवन है इसके ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, इट एम टू प्रोटेक्ट एंडेमिक स्पीसीज ऑफ प्लांट फ्रॉम द सेटिंग एक्सटीन ड्यू टू द ओवरग्रेजिंग। यानी कि ये एक तरह से ये जो प्रोग्राम है, या ये जो एक तरह से कास्टिंग ऑफ सीड जो बॉम्ब जो है जिसके बारे में जो बात की जा रही है, ये एंडेमिक स्पीसीज, जो कि स्पीसीज गायब हो रहे, लुप्त हो रहे, उसको बचाने के का एक प्रयास आप बोल सकते हो। और दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, दिस प्रोग्राम हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यानी कि ये जो प्रोग्राम है राजस्थान गवर्नमेंट जो है उनके कंट्रोल में ये प्रोग्राम है। तो ये 2 स्टेटमेंट है आपके लिए। अब आपको ये बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है ये आपको बताना है। और साथ के साथ अगर आपको ये अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन जो है, यानी कि अथागढ़ वन प्रभाग कहां है, ये अगर इसकी लोकेशन पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। डी का मतलब ये हुआ कि दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत दे रखे। गलत इसलिए दे रखे कि जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं, इसकी लोकेशन उड़ीसा में है, तो भाई उड़ीसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। यानी कि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया का मैप में ये जो उड़ीसा आपको जो स्टेट दिख रहा है, ठीक है, उड़ीसा, तो उड़ीसा के अंदर ये अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन है, जिसकी लोकेशन आप बोल सकते हो कि उड़ीसा का जो ईस्टर्न ये कोस्ट है, कोस्ट के ही साथ में ये छोटा सा एक एरिया है जिसका नाम अथागढ़ फॉरेस्ट डिवीजन है, और वहीं पर ये क्वेश्चन जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि लोकेशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया, यानी कि गुजरात गवर्नमेंट के राजस्थान गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना होकर के ये उड़ीसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से ये गलत हो गया। अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो इसमें आपसे बोला कि किसी
किसी स्पीसीज की बात की गई, बल्कि स्पीसीज की नहीं, ये बल्कि एलिफेंट की नीड को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो बैम्बू वगैरह होते हैं उसके प्लांटेशन के ऊपर जोर दिया जा रहा है। यानी कि बैम्बू को ग्रोथ करने के लिए एक तरह से स्कीम है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हो गए, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है द कन्वेंशन नंबर 182 रिसेंटली सीन इन द न्यूज फॉर यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इज रिलेटेड टू। अभी ये रिसेंटली एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन नंबर 182 के बारे में काफी डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको ये बताना है ये किस चीज से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है ए में कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, कि चाइल्ड लेबर की जो ये गलत हालत, एक बैड कंडीशन जो इंटरनेशनल लेवल पर है, इसके बारे में ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन नंबर 182। सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर की जो प्रॉब्लम चल रही है अभी वर्ल्ड वाइड, उस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कन्वेंशन अभी स्टैब्लिश्ड हुई है, आप ये बोल सकते हो। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज, यानी कि नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्शन करने के लिए, उसको सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए ये कन्वेंशन है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि पिलग्रिम एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेट्स, यानी कि कोई भी डिप्लोमेट से जो पिलग्रिम किसी कंट्री में जाकर के रहते हैं वगैरह, राजनायक वगैरह, तो उनके जो स्पेशल राइट्स है उसको ध्यान में रखते हुए ये कन्वेंशन साइन की गई है या न्यूज में है। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ए का मतलब ये हुआ कि ये चाइल्ड लेबर, यानी कि जो बच्चों को जबरदस्ती जो एक चाइल्ड लेबर करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, उसको ध्यान में रखकर ये कन्वेंशन बना साइन की गई है। और इसे वर्ल्ड वाइड 187 कंट्री ने इसे सपोर्ट किया है और इसे साइन किया है। और ये जो कन्वेंशन हुआ था वो जेनेवा के अंदर 1999 में ये कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था आईएलओ के द्वारा। आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिन्होंने ये बोला था कि बच्चे को किसी भी तरह की लेबर कार्य काम वगैरह नहीं दे सकते, ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड लेवल पे। अभी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके अंदर भी गोल नंबर 8.7 जो है वो इस बात के ऊपर डील करता है कि कोई चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। और यूएन ने ये भी डिक्लेयर किया कि 2021 तक हम चाइल्ड लेबर को इलिमिनेट कर देंगे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर। और ये जो 182 कन्वेंशन भी है, ये चाइल्ड लेबर को इलिमिनेट करने का एक कन्वेंशन साइन किया गया था। और बाद में इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल कह सकते हो, या फिर कई कंट्रियों ने इसे फंडामेंटल राइट भी दे दिया है बच्चों को कि भी उन्हें एजुकेशन मिलनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह का चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो ऑप्शन ए हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है पूरा के बारे में बताना है, पूरा यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। मैं एक बार बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि भी ये पूरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि भी जो भी फैसिलिटी शहर में, सिटी के अंदर जो भी फैसिलिटी है, अर्बन एमिनिटीज जो है, अगर आप उसके रूरल एरिया में, गांव वगैरह में जो पहुंचाने का काम जो किया जाता है उसे डाला जाता है पूरा कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। और इस स्कीम के बारे में आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि भी इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चूज करना है। तो ये है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और ये है आपका सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है दिस स्कीम वाज envisioned by APJ अब्दुल कलाम फॉर empowering and accelerating रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल डेवलपमेंट को अच्छा करने के लिए और इंपावर करने के लिए ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। पूरा कॉन्सेप्ट ये उनका एक विजनरी प्लान आप बोल सकते हो, जो ये चाहते थे कि शहर की सारी फैसिलिटी आप गांव में प्रोवाइड कर दीजिए और उस बेसिस पे आप किसी भी कंट्री का एक डेवलपमेंट फेज आप कंप्लीट कर सकते हैं बहुत जल्दी। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें ये बोला जा रहा है इट वाज रिप्लेस्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन। इसे पूरा कॉन्सेप्ट को एसपीएम आरएम कॉन्सेप्ट में से कन्वर्ट कर दिया गया था 2016 में। और ये कब टाइम जब हमारे ये कब किया गया था, ये किया गया था 2016 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मतलब कहने का मतलब इसका नाम बदल दिया गया। पहले इसका नाम पूरा कॉन्सेप्ट था, यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, और उसे बाद में इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के नाम से इसे कन्वर्ट कर दिया गया 2016 के अंदर। तो ये 2 स्टेटमेंट हो गए। आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। सी का मतलब ये हुआ कि बोथ 1 एंड 2 ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट की बात करें, यानी कि प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट यानी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, जनवरी 2003 में दिया था। ठीक है, बाद में इसे ये इस कॉन्सेप्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के नाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया था इसका 2016 में। और ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर इसे कंप्लीट किया जाता है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो गया और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। मतलब जो हमारे जो पुराने जो हमारे राष्ट्रपति साहब थे सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर जो थे, तो उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, वो ये कहते थे कि भाई आप जितनी भी फैसिलिटी शहर में प्रोवाइड कर रहे हो, अगर वो सारी फैसिलिटी अगर आप गांव में प्रोवाइड कर दो तो बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि आप देखते जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटी है, उसमें जो पॉपुलेशन और बहुत तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, उसका एक वजह यही है कि वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा इसलिए हो रहा है कि गांव वगैरह में ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई जॉब ओरिएंटेड कोई काम है। तो इस तरह की फैसिलिटी अगर रूरल एरिया में अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आपका रूरल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से होगा, अर्बन डेवलपमेंट भी बहुत सिस्टमेटिक और प्लान तरीके से होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसे हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, विद रेफरेंस टू द नेशनल फ्लैग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यानी कि नेशनल फ्लैग को ध्यान में रखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट आपके पास। अब आपको ये बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है द ट्राइकलर, यानी तिरंगा की बात की जा रही है। द ट्राइकलर एज इंडियाज नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कांग्रेस कमेटी इन कराची 1931 के टाइम पे जब कराची इंडिया का पार्ट था, ये सिटी हमारी कंट्री का पार्ट था, उस टाइम इसे नेशनल फ्लैग को कंसीडर किया गया था, मतलब तिरंगे को अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इसे कंसीडर कर लिया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द नेशनल फ्लैग शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप विद लेंथ एंड ब्रेथ रेशियो 2:3। जब इसे अडॉप्ट किया गया था इनिशियल स्टेज पे, तो ये बोला गया था कि भी ये रेक्टेंगल शेप में होना होगा और इसका जो रेशियो होगा 2:3 का रेशियो होगा। ठीक है, यानी कि कुछ आप समझ गए होंगे 2:3 का रेशियो, मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं कि 2:3 के अनुपात में ये होना चाहिए, ये रखा गया था। और उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट आपके लिए वो ये, इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड अडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग हेडेड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी कंट्री के, वो इस कमेटी के हेड थे जिसने ये डिसाइड किया था कि भी तिरंगा को, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे राष्ट्रीय ध्वज का जो मतलब एक तरह से आप कह सकते हो जो सम्मान जो दिया गया था या उसे सिलेक्ट किया गया था, उस कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हैं। ए स्टेटमेंट में बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है 1 2 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। अब इंडिपेंडेंस डे है तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए का मतलब ये है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, जैसे आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, कि भी जो 1931 में जो कराची जो हमारी कंट्री का पार्ट हुआ करता था उस टाइम, तब वहां पे इस कमेटी, कांग्रेस की कमेटी ने इसे डिसाइड किया गया था कि तिरंगा को, ट्राई कलर को हमारी कंट्री का नेशनल फ्लैग के रूप में इसे कंसीडर कर दिया गया था। ठीक है, और इसे जो एक तरह से इस फ्लैग को जो डिजाइन किया गया था वो पिंगाली वेंकैया ने इसे डिजाइन किया गया था, साउथ इंडिया के एक पर्सन थे और उन्होंने इसे डिजाइन किया था कि हमारी कंट्री का फ्लैग कैसा होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए काफी की पॉइंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ, आपको पता होना चाहिए भी ये क्यों इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये है कि स्टार्टिंग में जो आप जैसे ऑरेंज कलर या सैफून कलर आप जो देखते हो हमारे फ्लैग के अंदर होता है, इनिशियल स्टेज पे ये सैफून कलर यानी कि केसरी रंग नहीं था ये। ठीक है, पहले ये किसी और कलर में था यानी कि रेड कलर में था, और रेड कलर को रिप्लेस कर दिया गया अब सैफून यानी कि केसरी रंग में, यानी कि ऑरेंज कलर आप बोल सकते हो, उस कलर में से कन्वर्ट कर दिया गया। अब पहले जब इसे अडॉप्ट किया गया था तो वहां पे अशोक चक्र का साइन हुआ करता था। अब आज के टाइम पे जैसा आप देखते हैं इसमें 24 तिल्लियां वगैरह भी इसमें डाला गया जो कि पहले नहीं थी।
तो आप ये बोल सकते हैं ये कुछ एडजस्टमेंट भी किया गया, इनिशियल जो भी था एज इट इज उसे कॉपी नहीं किया गया, उसके अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन भी आया हुआ है। और जैसा कि आपके लिए सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया था कि जो इसका रेशियो होगा 2:3 का रेशियो बोला गया था कि स्टेटमेंट में, जो कि गलत है। जब इसे अडॉप्ट किया गया था ये 3:2 के रेशियो में, और आज भी ये 3:2 के रेशियो में ही हम लोग इसे अपने सामने देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, बाकी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इस कमेटी के जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक। तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। और इसे फर्स्ट टाइम जो अडॉप्ट किया गया था, जो मतलब फ्रीडम के बाद, यानी कि आजाद भारत, मतलब आजाद भारत से थोड़ा पहले आप बोल लीजिए, यानी कि इसे जो मतलब ये कमेटी ने तो इसे डिसाइड किया था क्या है, और जो आज के टाइम पे जो हम तिरंगा देखते हैं उसे जो मतलब एक्चुअल में जब उसे अडॉप्ट कर लिया गया था वो कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि हमारे आजादी से थोड़े टाइम पहले इसे अडॉप्ट कर लिया गया था, जो अभी करंट में हम लोग ये अपना नेशनल फ्लैग देखते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है कि भी आपका स्कोर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया है वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में। आप फेसबुक या फिर टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए आपका लिए क्वेश्चन ये होने वाला है कि हमारा जो नेशनल एंथम है, ठीक है, नेशनल एंथम जो है जनगण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है, और जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये फर्स्ट टाइम ये कब गाया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि भी ये दोनों जो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग यानी कि वंदे मातरम और जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन किसने लिखा है ये सब जानते हैं, पर मैं क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है।